जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आज बहुत बढ़िया होंगे। हम बात करने वाले हैं आज आपके सेट नंबर 7 है। और सेट नंबर 7 ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका फरवरी में यानी 2 फरवरी को भी पेपर होने वाला है, 5 फरवरी को भी पेपर होने वाला है, आपका 16 फरवरी के आसपास पेपर होने वाला है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने सातों सेट अभी तक आप लगा चुके हैं उन सभी को जरूर लगाइएगा, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसकी प्ले लिस्ट आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपने सेट को, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे यूपीजी के होते हैं। और ये क्वेश्चन इतने मज़ेदार हैं, उतने बेहतरीन है कि आपको बिल्कुल एग्जाम जैसा फील होगा। बट ये वाला टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा है और हर टेस्ट आप देखेंगे बहुत बेहतरीन आपको मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आज के समय कि में हम किसको इंटरनेट का अग्रदूत के रूप में जानते हैं। मतलब हम यहाँ पे बात पूछ रहा है कि आपके सबसे पुराने इंटरनेट की बात कर रहा है, पता हम किसे इंटरनेट के अग्रदूत के बारे में जानते हैं। यदि व्यक्ति का नाम पूछता तो वहाँ पे आपको पता है इंटरनेट के व्यक्ति कौन थे, विंटन सर्फ है। लेकिन हम यहाँ से पूछ रहे हैं इंटरनेट के अग्रदूत, मतलब इंटरनेट के सबसे पहले इंटरनेट कौन सा आया था। तो आपको पता है कि सबसे पहले इंटरनेट आता है अर्पानेट। कौन सा आता है आपका? अर्पानेट आता है ना, अर्पानेट आता है। अर्पानेट का आप जानते होंगे फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। क्या होता है आपका? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है। ये आपका कब आता है? तो ये आपका आता है 1969 ईस्वी के आसपास आता है। कब आता है? 1969 ईस्वी में आता है। ठीक। आगे बात करते हैं। आपका अगला सवाल यहाँ पे, अगला सवाल है कि निम्न में से .com ये आपको एक्सटेंशन कोड होता है। इसका आपका वीडियो यदि आपने देखो तो देख लीजिएगा। .com किससे संबंधित है? तो .com आपका कॉमर्शियल होता है, और कॉमर्शियल आपको पता है यानी वाणिज्यिक होता है। तो वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक यानी कमर्शियल ग्रुप से संबंधित है आपका .com। आपके ईमेल वगैरह के लास्ट में लिखा रहता है .com, या फिर किसी वेबसाइट के नीचे लिखा रहता है .com, तो कॉमर्शियल हो जाते हैं यानी वाणिज्यिक हो जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। आपका ये कंप्यूटर के पैटर्न क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर में डाटा डैश 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 प्रारूप में संग्रहित होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा निम्न में से किस रूप में सेव होता है। तो आप सभी को पता है कंप्यूटर में डाटा सेव होता है वो किस में होता है? बिट के रूप में। किस में होता है? बिट के रूप में। अब बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट। तो किस में हो जाएगा आपका? ये बाइनरी के रूप में हो जाएगा ना। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। और कंप्यूटर में डाटा बिट के रूप में सेव होता है यानी बाइनरी के रूप में संग्रहित होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा पीओ तकनीक भारतीय बैंकों में चेक पर कार्रवाई करने के लिए की जाती है? यानी स्कैनिंग वह कौन सी तकनीक है जिसका उपयोग भारतीय बैंकों में चेक पर कार्रवाई चेक को जांचना हो सकता है, रीड करना हो सकता है कि सही है गलत, ये सब चीज़ें पढ़ना हो सकता है। तो किससे संबंधित है? तो आपका MICR संबंधित है। MICR का फुल फॉर्म ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपका यूज किया जाता है चेक को रीड करने में। OMR आपका क्या होता है? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये रिकॉग्निशन भी हो सकता है। तो OMR आपको पता ही है कैसा होता है। जो आपके अभी आप जो पेपर दोगे उसमें गोला भर के जो गोला भरेंगे आप, ऐसे आपके ABC गोला भरने के लिए होता है, तो वही आप उसी में यूज होता है आपका यहाँ पे आपका OMR। ठीक है। आपको पता है कि बार कोड क्या होता है? तो आपका बार कोड आपका सिंपल से जानते हो कि आप QR कोड वगैरह स्कैन करने के लिए बार कोड का यूज करते हैं ना। ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला सवाल यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर में नहीं आता है? तो हार्डवेयर में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नहीं आता, मतलब उदाहरण की बात कर रहा था, ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो हार्डवेयर में नहीं आता है, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर में नहीं आता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर में नहीं आता। क्वेश्चन आप समझना बहुत जरूरी है। आप जल्दी पढ़ेंगे तो आप गलत भी रीड कर सकते हैं, इसका मतलब कुछ और हो सकता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में नहीं आता। तो प्रिंटर आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है, आपको पता है। प्रोजेक्टर भी आपका प्रिंटर हार्डवेयर में आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर में आता है। स्कैनर भी आपका, स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस बट इज अ हार्डवेयर डिवाइस, राइट। तो हार्डवेयर में आता है। बट इंटरप्रेटर क्या होता है आपका? यह एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। क्या है आपका? ट्रांसलेटर है। ये क्या है? ट्रांसलेटर। ये क्या काम करता है कि एक बार में एक लाइन वगैरह को ट्रांसलेट करने का काम करता है मशीनी भाषा में। हाई लेवल HLL को हाई लेवल को लो लेवल में बदलने के लिए कौन यूज करता है? इंटरप्रेटर करता है। वो एक बार में एक लाइन को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर में। ठीक है। इसका एक भाई भी होता है कंपाइलर। क्या होता है? कंपाइलर। ये एक बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। एक छोटा भाई और होता है जिसको बोलते हैं असेंबलर। तो ये असाइन के असेंबलों को कुछ को ट्रांसलेट करता है। 3 प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पे, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले भारतीय समाचार पत्र का नाम क्या है? यानी भारतीय समाचार पत्र कौन सा जो इंटरनेट पर सबसे पहले उपलब्ध हुआ था? तो देखो आप यदि बात करते हैं तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाता है? द हिंदू हो जाता है। द हिंदू आपका पहला वह पत्र है जो सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुआ था। आगे देखते हैं आपका अगला सवाल यहाँ पे,
एनएसएफ नेट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनएसएफ नेट भी आपका क्या है, अर्पनेट का ही भाई है। मतलब एनएसएफ नेट क्या है, एक इंटरनेट था जिसका उद्देश्य सिंपल था कि जो साइंस टेक्नोलॉजी वगैरह को बढ़ाना, एजुकेशन के क्षेत्र को बहुत अच्छा बनाना एनएसएफ नेट का उद्देश्य था। इसकी स्थापना आपकी की जाती है नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा की जाती है और इसलिए इसका नाम नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क हो जाता है। एनएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। और यह आपका 80 या दशक के आसपास किया जाता है, नहीं 1985 के आसपास था। कब था ये, कब इसका राइट आंसर हो जाएगा? 1985 के आसपास किया जाता है। बाद में ARPANET और एनएसएफ नेट को मिला करके बना दिया जाता है आपका इंटरनेट। ARPANET और एनएसएफ नेट को मिला के आपका इंटरनेट बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा गलत सम्मिलित है? अब यहाँ से बात कर रहा है गलत कौन सा सम्मिलित है, मतलब गलत का मेल क्या है। तो आपको पता है कि व्हाट्सअप किसने बनाया है? जेन क्यूम ने बनाया है। बात सही है आपको, और यहाँ पे सम्मिलित करना आपको सही कौन सा है। तो देखो ये आपका सही है। व्हाट्सअप किसने बनाया है? आपका जेन क्यूम ने बनाया है। ट्विटर जैक डॉर्सी, राइट। मतलब मेन कुछ व्यक्ति हैं, मतलब 2-3 लोग मिलकर बनाए थे ना। पॉल एलन बिल माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों दोस्त थे, इन्होंने बनाए थे। इसका नाम कहीं आपको बिल गेट्स भी पढ़ने को मिलेगा, एक व्यक्ति का नाम। ये पॉल एलन इनके दोस्त थे। बिल गेट्स 2 व्यक्ति मिलकर बनाते हैं, तो बिल गेट्स और पॉल एलन। तो याद रहे ये भी आपका सही था। मतलब इनमें से कौन सा गलत सम्मिलित है? इनमें कोई गलत नहीं है, तो आपका नोटा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोटा, क्योंकि इसमें से ये तीनों व्यक्ति जो मेल है बिल्कुल मतलब सम्मिलित है। जैसे व्हाट्सअप को जेन क्रुस ने बनाया, ट्विटर को जैक डॉर्सी ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट का पॉल एलन ने बनाया, ये बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपका यहाँ पे। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि ई गवर्नेंस क्या है। आपके बहुत शब्द सुना होगा आपको यहाँ पे। तो ये प्रभावी प्रशासनिक शासन, ई गवर्नेंस का प्रभावी प्रशासनिक शासन नहीं होगा। मानव संचालित शासन, ये भी नहीं होगा आपका। प्रौद्योगिकी संचालित शासन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी संचालित शासन को हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं। एक शब्द में आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, व्यवस्थित शासन को क्या बोलते हैं? सुशासन बोलते हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ पे। वेबसाइट पर द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल को उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपने जब कभी भी किसी वेबसाइट को ओपन किया होगा तो वहाँ पे कुछ उसके इंस्ट्रक्शन या निर्देश कुछ जानकारी सेव करने के लिए आ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग कुकी। क्या बोलते हैं? कुकी। तो यही आपकी जानकारी क्या होती है? कुकी होती है। यानी उनकी शर्तें भी हो सकती हैं, आपकी कुछ पर्सनल जानकारी भी सेव हो सकती है उसमें। ऐसे आपसे पूछता है कि आप अलाउ करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, मतलब कुछ ऐसे टेक्स्ट फाइल जिससे आप कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कुकी बोलते हैं। तो याद आता है क्या बोलते हैं? कुकी। अगला सवाल है आपका, में से कौन सम्मिलित नहीं है? लाइन का फुल फॉर्म एक तब वर्ड दिया गया, एक तब फुल फॉर्म है। तो लाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, राइट। केपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? की प्रोसेस एरिया। केपीए का फुल फॉर्म की प्रोसेस एरिया, हाँ राइट, ये भी सही है आपका। केपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? की प्रोसेस एरिया होता है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन रे ट्यूब। ये आपका कॉमन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है? कैथोड होता है। क्या होता है यहाँ पे? आपका कैथोड होता है। याद है क्या होता है? कैथोड। क्या होता है? कैथोड। कैथोड रे ट्यूब होता है, कॉमन रो नहीं होता। अब कंपेयर टू सिटी कंपेयर होता है, ये भी सही है आपका। यहाँ पे गलत सम्मिलित कौन सा था? ये वाला सम्मिलित है, क्योंकि यहाँ पे कैथोड की जगह कॉमन लिखा था। अगला सवाल है, ईमेल के संबंध में IMAP, ईमेल के संबंध में IMAP का पूरा नाम है। अब यहाँ पे पूछ रहा है ईमेल के संबंध में IMAP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट मीडियम प्रोटोकॉल, मीडियम तो नहीं होते यानी माध्यम नहीं होगा यहाँ पे। इंटरनेट मैसेज एक्सेस पॉलिसी भी नहीं होगा आपका यहाँ पे। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? ये वाला C नंबर हो जाएगा, नहीं इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, अगले सवाल के बढ़ते हैं। आपका इंटरनेट का प्रोटोकॉल है, याद रहे, ईमेल का, सॉरी। कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? यहाँ पे केस आधारित लर्निंग की बात कर रहा है, तो केस आधारित लर्निंग हमेशा KNN में होती है। किस में होती है? KNN में। तो ये जो केस आधारित लर्निंग होती है किस में होती है? KNN में होती है। ठीक है, किस में होती है? KNN में होती है। और KNN का मतलब होता है के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर, पड़ोसीवाद जिसे बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं ना, पड़ोसीवाद, उसमें होती है। अगली बात करते हैं यहाँ पे, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो लेजी लर्निंग यानी पड़ोसी के लिए हम क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं ना। लेजी लर्निंग मतलब के नेबर, इसका राइट आंसर, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा?
के नियरेस्ट नेबर हो जाएगा, यानी KNN हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, कंप्यूटर सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर इंटरनेट पर डाटाबेस को वितरण किस रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा कि आप इंटरनेट पर कुछ भी डाटा स्टोर करते हो, लोड करते हो, डाउनलोड करते हो, तो किस में आता है, क्लाउड में आता है, तो क्लाउड के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्लाउड शब्द यानी कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, यानी कंप्यूटर सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज इंटरनेट डाटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं आपका। अब आगे आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, आपके 20 क्वेश्चन आपके आगे यूपीजी के कराएंगे, और यूपीजी के क्वेश्चन भी आपके बहुत बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट भी करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप देख पाएंगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या किस जनपद में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में सारस की जनसंख्या किस जनपद में सबसे अधिक है। अब यहाँ पे सारस की बात कर रहा है, तो सारस की जनपद आप देखेंगे हाल ही फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या है, इटावा है। क्या है, इटावा। इसका राइट आंसर जाएगा, सबसे ज़्यादा सारस की जनसंख्या क्या है, इटावा में है। और आपको पता होना चाहिए कि सारस हमारे यहाँ का राजकीय पक्षी भी है, केन, जिसको केन के नाम से जानते हैं ना, केन सारस हमारे यहाँ का राजकीय पक्षी भी है, ये आपको याद रखना है। और ये कब स्वीकार किया जाता है, लगभग 2014 के आसपास, शायद पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, बहुत पहले ना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आपको यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय मार्ग का संख्यांक क्या है, मतलब उसको किस नंबर पे रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, पहले तो H2 था, क्या था, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 2 था, बट इसको डिवाइड करके NH90 किसमें, NH90 और NH40 में, शायद NH44 में इसको डिवाइड कर दिया गया, 2 बना दिए गए हैं। तो अब जो उत्तर प्रदेश में है तो वह NH90 है। कौन सा, NH90 है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या क्या, तो संख्या पूछा है तो मतलब केवल 90 होगा, क्या हो जाएगा, 90। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है, NH90 है, ये आपको याद रखना, पहले NH2 था। अगला सवाल यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है। तो आपको पता है कि गोकुल पुरस्कार योजना का जो संबंध है वो आपको पता है कि गायों से संबंधित है, गायों से यानी दुग्ध उत्पादन से। तो नंद बाबा पुरस्कार भी ज़्यादा दूध देने वालों को दिया जाता है ना, पता है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं नंद बाबा। तो आपको गोकुल पुरस्कार का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से है, किससे, दुग्ध उत्पादन से है। बहुत प्यारा सवाल था। मशाला पार्क का संबंध उत्तर प्रदेश में किस जिले से है। तो मशाला पार्क है, ये मशाला पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मशाला पार्क आपका रायबरेली से है, कहाँ से, लेदर पार्क कानपुर से हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक लेदर पार्क आपका उसमें है ना, आगरा में भी है, तो कानपुर से हो जाएगा। रायबरेली आपका क्या है, इसके लिए मशाला पार्क कहाँ पे है, रायबरेली में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, इनमें से किस पर उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान नहीं है, मतलब किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान नहीं आता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो दूसरा स्थान किस में नहीं आता है। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश कई सारी चीज़ों में पहले स्थान पर है, इसका हमने कल शायद चार्ट भेजा, आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है कई सारी चीज़ों पर पहले स्थान पर है, आंवले पर पहले स्थान पर, सरसों पर पहले स्थान पर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर ना, सरसों पर तो दूसरे स्थान पर होगा। देखो, आंवले पर भी दूसरे स्थान पे, सरसों पर भी दूसरे स्थान पे, चावल पर भी दूसरे स्थान पे है। लेकिन मंसूर मशहूर होता, मंसूर मशहूर होता, मशहूर पर किस पर, पहले स्थान पे है ये। तो यहाँ पूछ रहा हूँ में से किस पर उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर नहीं है। तो मतलब मशहूर द्वितीय स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पर है। और ये दो चीज़ें ये दूसरे स्थान पर है, किसमें, दूसरे स्थान पर, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या, मशहूर। अगला सवाल है आपके यहाँ पे, 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के किस मंत्री ने उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 पेश किया था। एक सवाल थोड़ी पेचीदा लगेगा आपको, लेकिन बहुत अच्छा है, लगेगा कैसा सवाल पूछ लिया है। अब ये सवाल कैसा नहीं पूछ लिया, सवाल समझने लायक है आपको। यहाँ पूछ रहा वित्त मंत्री, अब वित्त मंत्री की बात कर रहा है तो आपको पता है कि वित्त मंत्री ही हमेशा बजट पेश कर सकता है, किसी भी, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य का मंत्री हो, तो अपने अपने संसद या फिर पास उसमें आपका विधानसभा लोकसभा में ऐसे भी पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है कि वित्त मंत्री होगा, कौन होगा, वित्त मंत्री। और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी है ना, सुरेश खन्ना जी, आपको बताना सुरेश खन्ना ही है ना। तो श्री सुरेश खन्ना जी ने 5 फरवरी 2024 को लगभग 733 ऐसे आपका है ना, तो उस पर बिल पेश किया था। आपको आगे देखते हैं। जल मंत्री आपका कौन है, तो अभी आपके हाल ही के जल मंत्री की बात करें तो आपके रामकेश निषाद जी हैं। ठीक है, क्या, और आपको यहाँ पर बताना कृषि मंत्री कौन है। मुख्यमंत्री तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपको बात पता है।
अगला सवाल है निम्न में से कौन सा सही है, मतलब आपको स्टेटमेंट दे रखा है और स्टेटमेंट पूछ रहा है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है, ये आपको पता है 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं, बात सही है। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय गौरीगंज है, अमेठी का गौरीगंज है शायद, अम्बेडकर नगर का नहीं, अम्बेडकर नगर तो शायद अकबरपुर है ना, क्या है आपका अकबरपुर, अकबरपुर है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अकबरपुर हो जाएगा, तो दूसरा हमारा गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ दूसरा है तो वो आपको सुन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, बस बाद में ज़्यादा पढ़ना क्या, टाइम वेस्ट नहीं करना, 1 2 1 या 3 सही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ लखनऊ में है, बात सही है आपका। तो इस प्रकार से आप आंसर को बहुत कम समय में भी अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं आपका सोनभद्र ए मिर्जापुर के खरवार आदिवासियों द्वारा फसल बोने और होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो देखो सोनभद्र के जो मिर्जापुर में खरवार आदिवासी होते हैं, वो लोग जब फसल वगैरह बोते हैं, फिर होली के त्यौहार आता है, तो उस समय वो लोग कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो लोग करते हैं कर्मा। कौन करते हैं, कर्मा करते हैं। ढेमर तो आपको पता है कहार जनजाति के द्वारा किया जाता, कहार जाति के द्वारा कहार जाति के द्वारा किया जाता है। आपने सॉन्ग भी सुना होगा, ताला में ढिवरिया मजा करे, ऐसे यहाँ पे सॉन्ग भी होता है ना, तो वही ढीमर वहाँ पे होता है, ठीक है शब्द। विदेशी आपको पता है कि जब पूर्वांचल साइड मतलब कोई प्रदेश चला जाता है तो महिला के द्वारा किया जाता है विदेशिया वियोग में, ठीक है। नटवरी आपको पता है कैसे जी संबंधित है। आगे बात करते हैं आपका यहाँ पे प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। तो शहनाई वादक कौन है, आपके बिस्मिल्लाह खान, और भारत से हैं, मतलब उत्तर प्रदेश से हैं, और भारत उन्हें कब सम्मानित किया गया, तो उनको सम्मानित किया जाता 2001 में। 2014 में किनको किया जाता, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी को किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिला से निम्न में से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निम्न में से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो आपको पता है कि हरियाणा बनाता है, आपका हिमाचल प्रदेश भी बनाता है, उत्तराखंड भी बनाता है, बट आपका पंजाब नहीं बनाता ना। पंजाब की सीमा उत्तर प्रदेश से तो लगती नहीं, इससे सहारनपुर से तो लगती नहीं, उत्तर प्रदेश से भी नहीं लगती ना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं आपका उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर, इसका निर्माण कब हुआ था। उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी की नहर है ना वो शारदा नहर, तो इसका निर्माण कब हुआ था, आपसे पूछा इसका निर्माण कब हुआ था। तो देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी शारदा नहर हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इसका निर्माण कब होता है, तो 1928 में होता है। कब होता है, 1900, इसका निर्माण 1928 के आसपास होता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब इसका आपका स्टेटमेंट बेस पे आ गया, फिर क्वेश्चन आ गया। आपसे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चारों को पढ़ना है, पहले धीरे धीरे पढ़ते हैं फिर समझते हैं। चंद्रप्रभा बांध का नहर परियोजना चंद्रप्रभा नदी पर, बिल्कुल सिंपल राइट। गुट्टा बांध परियोजना का संबंध चित्रकूट के पास से है, ये भी सही है। गुट्टा बांध जो है आपका परियोजना इस चित्रकूट के पास से एक छोटा सा गांव है, वहाँ से संबंधित है। आगरा बैराज का संबंध यमुना नदी से, आगरा किनारे, आगरा है वैसे भी यमुना नदी किनारे बसा है, तो आपको पता ही होगा कि आगरा बैराज तो यमुना नदी से संबंधित होगा, ये भी सही है। गोकुल बैराज का संबंध मथुरा से है, गोकुल भी आपका मथुरा यानी आपका यमुना नदी से संबंधित, ये भी है, तो गोकुल बैराज आपका ये भी सही है। यानी हमारे कौन सा, ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये सभी, मतलब चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल है गेरू मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। अब बात करें गेरू की, तो गेरू मुख्यतः उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है कि गेरू मुख्यतः यदि हम बात करें ना, तो हमारे उत्तर प्रदेश का एक प्यारा शहर है जहाँ पे हीरा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश का हीरा कहाँ पाया जाता है, बांदा में और मिर्जापुर में। मिर्जापुर में और बांदा में हीरा पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। बांदा के केन नदी में हीरा पाया जाता है, तो जो बांदा वाले हैं ना, जाकर केन नदी में ढूंढना नहीं है, इतनी जल्दी आसानी से भी नहीं मिल जाता है। तो गेरू मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, बांदा पाया जाता है, और बांदा में हीरा पाया जाता है, हीरा मिर्जापुर में भी पाया जाता है, ठीक है। धान चावल का ऐसे कटोरा क्या कहते हैं, चंदौली कहते हैं ना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे खुर्जा मिट्टी के बर्तन का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। खुर्जा मतलब जैसे चीनी मिट्टी, जैसे पॉलिश वाले, तो चीनी मिट्टी का संबंध मतलब खुर्जा मिट्टी के बर्तन का संबंध कहाँ से है। तो खुर्जा मिट्टी की यदि बात करते हैं तो ये आपका किससे संबंध हो जाता है, तो खुर्जा मिट्टी, तो खुर्जा मिट्टी बहुत अच्छे बर्तन होते हैं, चिकनी चिकने से, उसको क्या बोलते हैं, बुलंदशहर। तो कहाँ से हो जाएगा, खुर्जा मिट्टी का संबंध किससे है, बुलंदशहर से, आपको याद रखना है। कहाँ से हो जाएगा, बुलंदशहर, ओके। आगे बात करते हैं आपको यहाँ पे जवाहर नक्षत्र प्रयोगशाला के आनंद भवन प्रांगण में है। यहाँ से कह रहा है कि जो जवाहर नक्षत्र नक्षत्रशाला है, प्रयोगशाला नहीं नक्षत्रशाला है, जो जवाहर नक्षत्रशाला है, यह आपकी कहाँ पर है, तो यह आपका आनंद भवन प्रांगण में है। कहाँ पर है, आनंद भवन प्रांगण में है, बात सही है। अब पूछ रहा है कि इसका जो है
संचालन कब से है वहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपल से ये कह रहा है कि जवाहर नक्षत्रशाला का संचालन प्रयागराज में पहली बार स्थापित। कई का क्वेश्चन बन रहे हैं कि ये जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ पे है, प्रयागराज में है। प्रयागराज में कहाँ पे, आनंद भवन प्रांगण में। ये कब से संचालित है, तो ये आपकी कब से संचालित होती है, तो 29 नवंबर 1980 थे। कहीं कहीं आपको लिखा रहता है 1979, तो मतलब ये 1979-80 से संचालित है, आपको याद रखना है। 29 नवंबर 1980-79, ठीक है, जवाहर नक्षत्रशाला। फिर आपके वहीं पे आपका एक इंद्र नक्षत्रशाला भी है, ऐसे आपको पता है ना नक्षत्रशाला कहाँ पे कब हुई, 2009 के ऐसे पे आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका 2003 के आसपास, 2009 3 में तो आपका बहादुर थी ना। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे अगला सवाल है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ था, तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका 1986 में स्थापित होता है। कब स्थापित होता है, 1986 में स्थापित होता है कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। और अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्यारा सवाल यहाँ पे, प्रसिद्ध साहित्यकार साहित्यकार और संगीतकार जिसको हम तूती ए हिंद के नाम से जानते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं अमीर खुसरो। क्या बोलते हैं, अमीर खुसरो। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, इतना अच्छा सवाल है कि आपका किस जिले में हुआ था, आपका एटा में होता है। कहाँ पे होता है आपका, एटा में। तो उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध साहित्यकार और संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे होता है, एटा में होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले के पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं, तो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार आप किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो एक प्यारा सा शहर आता है कि कौन सा, बाराबंकी आता ना। उत्तर प्रदेश का किस जिले का पूर्वांचल का शहर कहते हैं, बाराबंकी को। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पूर्वांचल का शहर कहते हैं, बाराबंकी को। बहुत अच्छा सवाल था, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा पंजाब के नाम से जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को छोटा पंजाब कहते हैं, आपको कई बार सवाल बताया जा चुका है। आपका पीलीभीत। क्या है आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पीलीभीत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है हमारा प्यारा सा सवाल है, चित्रकूट बांदा जनपद से पृथक करके नया जनपद कब बनाया गया था। देखो, चित्रकूट जो बांदा जनपद से पृथक करके कब बनाया जाता, 5 सितंबर 1997। इसका राइट आंसर समझ आए 4 सितंबर 1998। तो चित्रकूट से जो बांदा जनपद पृथक करके बनाया जाता है 4 सितंबर 1998 को बनाया जाता है। बाद में इसका आगे चल के नाम चित्रकूट हो जाता है। पहले नाम चित्रकूट नहीं था, पहले आपका छत्रपति शिवाजी महाराज नगर के नाम से ऐसे होता था ना। बाद में 4 सितंबर 1998 पहले अलग कर दिया था, बाद में इसका नाम चित्रकूट दिया जाता है, ठीक है। कैसा रहा आपको देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पे। आपको यदि अच्छा लगा है टेस्ट सीरीज, आपको बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। इसका प्ले लिस्ट पूरी देखिए, आपके लिए बहुत बेहतरीन फायदा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट, धन्यवाद।